अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो होती है ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैटी एसिड इनटू इट्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल सब यूनिट्स। इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड्स हैं वो छोटी छोटी सब यूनिट्स के अंदर टूट जाते हैं। ठीक है, तो जो बीटा ऑक्सीडेशन होती है इसके अंदर क्या होगा कि जो फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल होंगे वो एक लॉन्ग चेन जो होगी वो छोटे छोटे सब यूनिट्स के अंदर टूट जाती है। ठीक है ना, स्मॉलर सब यूनिट्स के अंदर टूट जाएगी इस प्रोसेस के अंदर। तो बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर जो रिलीज होते हैं वो कौन कौन सी सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं? एसिटाइल कोए, तो ये प्रोसेस एसिटाइल कोए NaDH और FADH2 को प्रोड्यूस करता है। और ये सारे जो हैं तीन सब्सटेंसेस एसिटाइल कोए NaDH और FADH2 ये क्या करते हैं? ये तीनों इस्तेमाल होते हैं क्रब्स साइकिल के अंदर, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो क्रब्स साइकिल के अंदर ये तमाम तीन सब्सटेंस जो होते हैं वो यूज़ होते हैं और किसी सिंथेसिस के लिए यूज़ होते हैं क्रब्स साइकिल से, फिर ये ATP बनती है। ठीक है, तो बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो होता है ये अगर हम देखें ना प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होगा? ये प्रोसेस होता है किसके अंदर? साइटोसोल के अंदर। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होगा? बीटा ऑक्सीडेशन होगी साइटोसोल में। वाइल इन यूकैरियोट केस, यूकैरियोटिक केस के अंदर क्या होता है कि बीटा ऑक्सीडेशन जो होती है ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और अगर बहुत लंबी चेन पाई जाती है फैटी एसिड की, तो ये जो फैटी एसिड की ब्रेकडाउन किस में होगी? पेरोक्सीसोम में, पेरोक्सीसोम्स के अंदर। तो अगर हम बात करें कि फैटी जो बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस किस तरह चलता है, तो जो लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, अगर तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, ठीक है, फैटी एसिड अगर इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वैसे तो ये मेम्ब्रेन से गुजर जाएंगे। अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटीन लगी होती है जिसको कहते हैं फैटी एसिड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। तो ये इस फैटी एसिड को साइटोसोल के अंदर एंट्री दे देगी। ठीक है, तो साइटोसोल के अंदर जो ये मेम्ब्रेन है उसके ऊपर फैटी एसिड ट्रांसपोर्टर लगा है, उसकी मदद से फैटी एसिड ने साइटोसोल के अंदर आ जाना है। ठीक है, तो इसलिए फैटी एसिड साइटोसोल के अंदर अब आ चुका है। अब फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से नहीं इस तरह गुजर जाएगा है, फैटी एसिड को कन्वर्ट होना होगा किसी और सब्सटेंस के अंदर। तो वो कौन सा होता है? फैटी असाइल को ए। ठीक है, फैटी एसिड को कन्वर्ट होना होता है फैटी असाइल को ए के अंदर। और यहाँ पे जो कन्वर्जन के लिए एंजाइम यूज होता है वो कौन सा एंजाइम होता है? वो होता है फैटी असाइल को ए सिंथेज एंजाइम। ठीक है ना, जो मैं रेड से मार्क कर रही हूँ, F फॉर फैटी, A फॉर असाइल, C फॉर कोए, S फॉर सिंथेज। तो फैटी एसिड जो होता है फैटी असाइल कोए सिंथेज एंजाइम की मौजूदगी में चेंज हो जाएगा फैटी असाइल कोए के अंदर। ठीक है, अब फैटी असाइल कोए जो होगा, अगर तो ये फैटी असाइल कोए है इसकी शॉर्ट चेन मौजूद है। ठीक है, इसकी है हमारे पास शॉर्ट चेन, तो शॉर्ट चेन एज इट इज़ ही डिफ्यूज कर जाएगी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स के साथ और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चले जाएगी, मैट्रिक्स के अंदर एंट्री ले लेगी। और अगर ये चेन जो है ये फैटी असाइल कोए की एक लॉन्ग चेन है, तो ये लॉन्ग चेन क्या करेगी? ये फैटी असाइल कोए, यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं कार्निटीन पाल्मेटॉइल ट्रांसफरेज। ये जो है ना CPT1, ये क्या है? ये है कार्निटीन पाल्मेटॉइल ट्रांसफरेज 1। ट्रांसफरेज 1 जो होती है ना वो आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की, और कार्निटीन पाल्मेटॉइल ट्रांसफरेज 2 जो होगी वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो फैटी असाइल कोए जो है ये रिएक्ट करता है इस आउटर मेम्ब्रेन की ऊपर जो प्रोटीन लगी हुई है कार्निटीन पाल्मेटॉइल ट्रांसफरेज के साथ, और कन्वर्ट हो जाता है असाइल कार्निटीन के अंदर। ठीक है, असाइल कार्निटीन। अब इस असाइल कार्निटीन को एंट्री मिल जाती है मैट्रिक्स के अंदर, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अब असाइल कार्निटीन मैट्रिक्स के अंदर इंटर हो जाएगा किसके जरिए? ये ट्रांसपोर्टर है जिसको हम कहते हैं कार्निटीन ट्रांसलोकेज एंजाइम। कार्निटीन ट्रांसलोकेज एंजाइम होता है ये इस कार्निटीन
असाइल कार्निटीन को अंदर एंट्री दे देगा मैट्रिक्स के अंदर। तो जब ये उसको एंट्री दे देगा ना मैट्रिक्स के अंदर, तो कार्निटीन ट्रांसलोकेज ने इसको इसके अंदर एंट्री दे देनी है। अब यहाँ पे हमारे पास है मौजूद असाइल कार्निटीन। अब जब अंदर आ गए ना मेम्ब्रेन के असाइल कार्निटीन, अब दोबारा क्या होगा, ये जो कार्निटीन पाल्माटेल ट्रांसफरेज 2 प्रोटीन जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ लगी होती है, तो उसके अंदर क्या होगा, ये कन्वर्ट कर देगी इस असाइल कार्निटीन को दोबारा इसके अंदर फैटी असाइल कोए के अंदर। ठीक है, अब ये दोबारा फैटी असाइल कोए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये कार्निटीन जो होगी ये इससे उतर जाएगी असाइल से। ये दोबारा कार्निटीन ट्रांसलोकेज जो ये एंजाइम यहाँ पे लगा हुआ है कैट, ये इसको इनर मेम्ब्रेन से बाहर जो होगा वो ट्रांसफ़र कर जाएगा। तो जो फैटी असाइल कोए है ना, ये फिर दोबारा जाएगी किसके अंदर, ये जाएगी बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के अंदर। फैटी असाइल कोए बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर जाएगी। बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर जाके हमें पता है कि इसने क्या बनाना है, इसमें बनाना है एसिटाइल को ए। तो 2 एसिटाइल को ए बनते हैं, एक जो होता है वो चले जाता है दोबारा अपने जो फैटी एसिड की सिंथेसिस के अंदर, और एक जो होता है एसिटाइल को ए वो कहाँ जाना है, वो चले जाना है इसके अंदर क्रब्स साइकिल के अंदर। ठीक है ना, जिसको हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो ये क्रब्स साइकिल के अंदर चले जाना है एसिटाइल को ए। क्रब्स साइकिल के अंदर जाके क्या प्रोडक्शन होनी है, NaDH की FADH2। जो NaDH और FADH2 है ना, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने इनको यूटिलाइज करना है और क्या बनाना है, ATP। ठीक है, तो इसी तरह ही एट द एंड जो होती है वो ATP हासिल कर ली जाती है फैट की ऑक्सीडेशन के से, फैट को तोड़ने से हम ATP को ऑब्टेन कर लेते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन के। तो हमारे पास स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। तो आपने जस्ट जो रिएक्टेंट है उससे बने वाला प्रोडक्ट और एंजाइम याद कर लेना है और उनको अपने ही लफ्जों में लिख देना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फैटी एसिड मौजूद होता है। ये बीटा ऑक्सीडेशन का स्टेप नहीं है ये वाला। ठीक है ना, बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होनी है। ये हमने फैटी एसिड को ना हम कन्वर्ट करते हैं को ए एंजाइम की मौजूदगी में फैटी असाइल को ए, क्योंकि जो फैटी एसिड है डायरेक्ट बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर नहीं जाता है। ठीक है ना, तो फैटी असाइल को ए जो होता है ये बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर जाते हैं। फैटी असाइल को ए ग्रुप लगा था। ठीक है, तो यहाँ पे वो एंजाइम जिसने इनको मिलाया था वो कौन सा था, को ए को ऐड करवाया था फैटी एसिड के अंदर, वो था थायोकाइनेज एंजाइम, और ATP यहाँ पे यूज हुई थी। ठीक है, इस को ए को इसके साथ लगाने के लिए, और फैटी असाइल को ए जो है वो बना लिया है। अब फैटी असाइल को ए क्या करेगा, ये FA डिहाइड्रोजनेशन के अंदर जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे होगी फर्स्ट स्टेप होगा बीटा ऑक्सीडेशन का, क्या, डिहाइड्रोजनेशन। तो इस स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये फैटी असाइल ओए इसमें से वाटर जो होगा वो निकाल दिया जाएगा, या इसमें से हाइड्रोजन जो होगी ना, सॉरी, इसमें से जो फैटी असाइल को है इसमें से हाइड्रोजन निकाल दी जाएगी, और ये हाइड्रोजन क्या करेगी, FADH को कन्वर्ट कर देगी FADH2 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंजाइम यूज होगा वो कौन सा होगा, असाइल को ए डिहाइड्रोजिनेज, असाइल को ए डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंजाइम यूज होगा, और नीचे क्या बनेगा, जो फैटी असाइल को ए की डिहाइड्रोजिनेशन से जो सब्सटेंस बनेगा वो होगा ट्रांस इनॉइल को ए, इनॉइल को ए। एंजाइम भी याद रख लिए आपने, क्या कहना है, आपने सिंपल कहना है डिहाइड्रोजनेशन हुई फैटी असाइल को ए, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ये इस हाइड्रोजन ने रिड्यूस किया FADH2 को, और सॉरी FAD को, और FADH2 बन गया, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ वो हुआ असाइल को ए डिहाइड्रोजनेज, और नीचे बन गया जो सब्सटेंस वो है ट्रांस इनॉइल को ए। ठीक है, ट्रांस इनॉइल को ए जो होता है ये आगे ये क्या होगा, ट्रांस इनॉइल को ए ने हाइड्रेशन करनी है, इसकी होनी है हाइड्रेशन। सेकंड स्टेप क्या है, हाइड्रेशन। तो ट्रांस इनॉइल को ए की हाइड्रेशन होनी है, इसके अंदर वाटर ऐड करवाया जाना है ट्रांस इनॉइल को ए के अंदर। ठीक है, यहाँ पे वाटर ऐड करवाया गया है, तो क्या बन गया 3 हाइड्रोक्सी असाइल को ए, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ है वो हुआ है
इनॉइल को ए हाइड्राटेज, इनॉइल को ए, ठीक है, इनॉइल को ए हाइड्राटेज, ठीक है, ठीक है। तो 3 हाइड्रोक्सी असाइल को ए, अब 3 हाइड्रोक्सी असाइल जो को है हमारे पास, अब क्या होगा, अब इसकी होनी है ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होनी है इसमें से। ऑक्सीडेशन के अंदर ये जाएगा 3 हाइड्रोक्सी असाइल को ए। थर्ड स्टेप क्या होनी है, ऑक्सीडेशन। 3 हाइड्रोक्सी असाइल को ए, 3 हाइड्रोक्सी असाइल को ए ने करनी है ऑक्सीडेशन और कन्वर्ट हो जाना है 3 कीटो असाइल को ए के अंदर, 3 कीटो असाइल को ए के अंदर। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होने हैं वो होने हैं 3 हाइड्रोक्सी असाइल को ए डीहाइड्रोजिनेज, 3 हाइड्रोक्सी असाइल को ए डीहाइड्रोजिनेज आगे इसके लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन हुई है, मतलब कि हाइड्रोजन रिमूव हुई है, उस हाइड्रोजन ने NAD को NADH के अंदर कन्वर्ट कर देना है, जो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद एट द एंड जो ये होगा ना 3 कीटो असाइल कोए, इसके अंदर कोए ग्रुप ऐड करवाया जाना है एक और यहाँ पे थायोलेज एंजाइम होगा यूज, और 3 कीटो असाइल कोए ने एट द एंड एक फैटी असाइल कोए के अंदर और एक एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट हो जाना है। जो फैटी असाइल कोए है ना हमारे पास, इसने क्या करना है, इसने अगेन बीटा जो होगी ये हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर चले जाना है, इसने अगेन बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर चले जाना है और इसने क्रब्स साइकिल में चले जाना है। क्रब्स साइकिल में जाके एसिटाइल को ने क्या करना है, इसने क्रब्स साइकिल चलाना है। क्रब्स साइकिल से क्या प्रोड्यूस होनी है, NADH और FADH2, और जो ये NADH और FADH2 है इसने इस्तेमाल होना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और ATP प्रोड्यूस होनी है। तो आई होप सो कि आपको बीटा ऑक्सीडेशन की समझ लग गई होगी। लिखने का किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।